हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब बढ़िया और खुश हो गए। और सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं पूरा चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म करने के बाद अपना सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो बड़ा सा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको खत्म करने में अप्रॉक्स 6 दिन लगे, लेकिन वो डे 5 का जो वीडियो है वो 2 पार्ट में कर दिया तो वो 6 दिन हो गया बेटा। ओके, तो आज हम लोगों का स्टार्ट है डे 6 और डे 6 में हम लोग पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चंस और फिर 3 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का। यही हमारा पैटर्न है एग्जाम पैटर्न के ऑब्जेक्टिव। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दें कि बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन जनरली यही सब में से कोई तुमको मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन को रट्टा मार जाओ। मात्र 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का चांस है आने का, और उसमें से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकंड लॉ, कोई एक लॉ आ जाएगा। ओके, फर्स्ट लॉ ही आएगा चाहे सेकंड लॉ ही आएगा, इसको रट्टा मार जाना इस बार के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लिए। कितना टोटल क्वेश्चन है, तो डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक ही वर्ड है बेटा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग है। फॉर्मूला सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कह सकते हो, इसका फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला आया हुआ क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट स्पीड आया हुआ क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी आया हुआ क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी गलती से लिख दिए गाइस, यहां पर होगा करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, वो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम बतला दे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े कि चार्ज हमारा रेस्ट में था और रेस्ट में होने की वजह से उसके चारों ओर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़े ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। ओके, अब वही चार्ज और वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर में फ्लो करने लगा है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम होता है। ये हम लोग 10th क्लास से ही रट्टा मारे, इसमें भी ये फॉर्मूला है। और चार्ज का फॉर्मूला इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे, Ne होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड छोटा न्यूमेरिकल्स, ये पूछा वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, क्यू ना देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ था, E का वैल्यू फिक्स और टाइम दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला पुट करके इलेक्ट्रिक करंट निकालना था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं गाइस कि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव करते हैं, और कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स काफी तेज से चलता है, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो चलता है, टकराने के बाद उसका स्पीड स्लो हो जाता है। वैसे में सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्पीड का बात करें तो एक सिंगल वर्ड में हम बता दें गाइस कि कांस्टेंट एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय एन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कांस्टेंट एवरेज स्पीड, याद रखो ये वर्ड कि सारे इलेक्ट्रॉन के स्पीड को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एवरेज स्पीड। तो कोई कंडक्टर में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला लाइंस, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला लाइंस अप्लाई करते हो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तो मोशन करता है इलेक्ट्रॉन्स, और सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है उसी को बोलते हैं कांस्टेंट एवरेज स्पीड, और वही स्पीड का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला -E बाई m इंटू टी होता है। ये कैसा टी है सर, उल्टा जे जैसा लिखे, टॉर्क जैसा लिखे। ये टी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो फिक्स है बेटा, ये m मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। E का वैल्यू वहां लिखा हुआ है बेटा, बार बार नहीं। T हमारा है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं भैया,
तो टाइम गैप ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ओके, तो बेटा जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रॉन मोशन होना शुरू हुआ और आगे जाके कहीं टकराएगा। तो जहां से चलना शुरू किया और टकराने से जस्ट पहले का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं टाइम गैप ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाता है बेटा। टी से इसको रिप्रेजेंट, मतलब उल्टा जे से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ही बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और उसका एक्सप्रेशन प्रूफ वो हम बतलाएंगे। डेफिनेशन अभी याद रख लो बेटा कि कांस्टेंट एवरेज स्पीड को ही क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। अक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कंडक्टर में मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जो कांस्टेंट एवरेज स्पीड प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन, पूछा हुआ डेफिनेशन है, रट्टा मार जाओ इसको। ओके, तो अब है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं बेटा? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग मेटल का। ओके, तो जस्ट अ मिनट। क्या साफ साफ नजर आ रहे हैं? अगर नजर आ रहे हैं तो वीडियो को रोकते नहीं है। चलो देखो इधर। तो गाइस ये हमारा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं ये बताओ पहले। तो रेजिस्टेंस बोलते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देने का। रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध। जिसका मतलब जो जिसका विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध बेटा। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है बेटा, फ्लो करता है, तो आपस में वो टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। तो टकराने के दौरान इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाता है? थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो स्लो हो जाता है। अगर ये टकराए ना, बिना टकराए अगर चल जाए बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट काफी अच्छा से बहेगा। तो वैसा नहीं है गाइस, तुमको क्या करना है? याद रखना है कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा अपोजिशन ऑफर्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसको फ्लो होने में? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। ओके, तो रेजिस्टेंस ये होता है बेटा। ये हम लोग तो 10th क्लास में भी रट्टा मारे हुए थे। एक और डेफिनेशन होता है बेटा, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हुए थे, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है। ओके, V इक्वल टू आई आर होता है और उसमें से V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस है। तो R बराबर V बटा आई आर, V बटा आई हम लोग जान रहे हैं। तो यहां से एक और डेफिनेशन बन सकता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, एक और फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। बेटा ये फॉर्मूला याद रखो और ये डेफिनेशन याद रखो। ये डेफिनेशन प्रॉपर है। ओके, ये बना सकते हो तुम रेशियो करके। जब तुम भूल जाओ तब का सिचुएशन के लिए हम बोल रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। डायमेंशन क्या होता है? mn2 t-3 a-2 होता है। तो डायमेंशन और ऐसा यूनिट याद रखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। यहां से हम थोड़ा सा क्वेश्चन बता दें कि रेजिस्टेंस लेंथ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं बेटा। जैसे ये मार्कर है, इसका ये जो गोल वाला पार्ट है ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो टेम्परेचर, तीन चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस जो करंट को रोकता है। ओके, तो लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा बेटा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताकत। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो अभी हम बोले समझाएं, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल ये सब हो जाता है। सो बेटा इसमें से रो जो है, रो रेजिस्टिविटी को शो करता है। किस चीज को? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हर मेटल का अपना अपना अलग होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा। ठीक है, सबसे मतलब रेजिस्टिविटी का बात करो तो अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लेना है। तो रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो हमारा कंडक्टर है वो सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए बेटा। और सिलिंड्रिकल शेप में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ 1 मीटर होना चाहिए बेटा। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 1 पुट कर देंगे बेटा, R बराबर रो मिलेगा
आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम दिख रहा है बेटा, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। तब जाकर हम क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। दिमाग में बैठा? 1 मीटर लंबा होना चाहिए सिलिंड्रिकल स्पेस, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तब जाकर ये 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तब इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर। क्या होता है बेटा? ओम मीटर। देख लो ओम मीटर लगाए हुए बेटा। क्यों रे? क्योंकि इसका मीटर, सॉरी यहां से तुम निकाल सकते हो बेटा ऐसा यूनिट रो बराबर आर ए बटा एल। ये रो को पकड़ो, एक इधर फेंको, नीचे एल को फेंक दो। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा बेटा। तो यही चीज हम डेफिनेशन मतलब ऐसा यूनिट में लिखे हुए हैं, ओम मीटर। और डायमेंशन में भी कुछ नहीं बेटा, मीटर चिपका देना इसी में। तो मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ चिपकाओगे तो एल का पावर 3 हो जाएगा, तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा डायमेंशन। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको। ओके, ये वाला याद करो और इसी से ये याद कर लो बेटा। अब आजा, रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा मदद करता है बेटा। एम तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और टी हो गया टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है? एम और ई कांस्टेंट है बेटा, ये दो चीज, ठीक है। तो बचा हुआ दो चीज, रेजिस्टिविटी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका रेजिस्टिविटी उतना कम होगा बेटा। बहुत खतरनाक चीज है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे चांदी, सिल्वर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का क्षमता क्या होगा? कम होगा। उसमें करंट आसानी से बहेगा बेटा, ठीक है। कॉपर का थोड़ा सा कम होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर के मुकाबले बेटा। एल्युमिनियम में और कम होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है बेटा हमारा, ये प्रॉपर्टी का थोड़ा ध्यान देना। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी। हाँ, 1/T, ठीक है। 1/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको इनवर्सली करें तो टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, तो बेटा रेजिस्टिविटी फिर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा बेटा, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से और इसको पॉज करके लिख लो। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे। चलो देख लो जल्दी, फटाक से देख लो। पॉज करके लिख लो। तो गाइस लिख लिए पॉज करके। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, और डेफिनेशन हमारा, डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला लिखना है पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग का। तो रजिस्टर का सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला पूछ चुका है हमारा। 2 नंबर में क्वेश्चन है गाइस, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रजिस्टर्स को तुम सीरीज ग्रुपिंग में करोगे, सीरीज का हिंदी याद रखो सीधा सीधा। क्या याद रखो बेटा? सीधा सीधा। तो इसका फिगर भी सीधा सीधा होगा और इसका फॉर्मूला भी सीधा सीधा होगा। रट्टा मार जाना ये वाला तरीका से बेटा, ये टेक्निक से तुमको याद रहेगा फॉर्मूला। सीरीज का हिंदी होता है सीधा सीधा, और फॉर्मूला भी क्या होगा? सीधा सीधा होगा। और पैरेलल का बेटा, सीरीज का तुम याद रखो, पैरेलल मत याद रखो। पैरेलल का होता है जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा। ओके, तो बेटा सीरीज का होता है हिंदी सीधा सीधा, फॉर्मूला सीधा सीधा, पैरेलल का जस्ट उल्टा होगा। यहां से तुम कैपेसिटर भी याद रख सकते हो। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटर, वहां कैपेसिटर में सीरीज में उल्टा होगा, पैरेलल में सीधा होगा। और एक और चीज याद करवाएं बेटा, ये तुमको कैपेसिटर और यहां पर भी मदद करेगा। P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल ग्रुपिंग में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सारा रेजिस्टर्स में सेम होता है, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में इलेक्ट्रिक करंट सारा रेजिस्टेंस में सेम होता है। ये वाला भी टर्म याद रखो, ये डेफिनेशन में तुमको मदद करेगा कि सीरीज ग्रुपिंग में सारा रेजिस्टर को ऐसा जोड़ते हैं कि सब में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम हो। पैरेलल ग्रुपिंग में सारा रेजिस्टर्स को ऐसा जोड़ते हैं कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो। तो ये कहलाएगा सीरीज ग्रुपिंग और ये कहलाएगा
पैरेलल ग्रुपिंग डेफिनेशन पूछे तो जो अभी मैंने बोला वो चिपका देना गाइस, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टर्स का ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई बाय ए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट बटा एरिया। यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास करता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये जे भागा उधर जाकर गुना हो जाएगा बेटा, तो जे और ए को मल्टीप्लाई करने पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी बेटा, करंट डेंसिटी भी और ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी। ओके, लिख लो यहां पर ये वेक्टर है बेटा। ओके, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर में दो वेक्टर को गुना करने पर आंसर में स्केलर आए तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो करंट डेंसिटी का ये ऐसा फॉर्मूला हो गया बेटा, आई बाय ए इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा छोटा डेफिनेशन है बेटा। अगला में आते हैं 5वां नंबर, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं वो समझो बेटा ध्यान से। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते थे हम लोग समझ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाओ, तो इसमें बीच में होने वाला जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पूरा कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रॉन हर जगह जाता है, तो इसलिए कंडक्टर का हर कोई 2 पॉइंट पर ले लो, वहां पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो बेटा। सर्किट में कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, वहां पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। लेकिन ईएमएफ केवल बैटरी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है ईएमएफ बेटा। तो ये ईएमएफ वर्ड यूज होता है सेल और बैटरी के लिए। क्लियर है, सुनाई दे रहा है साफ साफ। ईएमएफ और रेजिस्टेंस जो है बेटा तुम्हारा, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन मूव होगा रे। ओके, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा, तुम बैटरी लगाओगे नहीं, करंट ऑफ बहेगा कैसे? तो इलेक्ट्रिक करंट का कारण कौन है? ईएमएफ है। ठीक है, और जैसे ही बैटरी लगाया उसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट के रूप में दिखाई देता है बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। कोनो दिक्कत? ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, वो 3 डेफिनेशन 3 लिखवाए बेटा, 3 में से 2 लिख दोगे एग्जाम में कंफर्म, मतलब अच्छा हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा तुमको। तीनों लिख दो तो बढ़िया है। अब आता है मेन डेफिनेशन, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेटा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखेंगे, मस्त क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा। डेफिनेशन बोले तो क्या बोले तो डेफिनेशन। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि सर्किट में जितना करंट है, सर्किट में जितना करंट है उन सब का एल्जेब्रिक सम, उन सब का एल्जेब्रिक सम मीटिंग एट अ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन। इस लॉ का नाम हम लोग पॉइंट रूल भी पढ़ते हैं बेटा और जंक्शन रूल भी बोलते हैं, इसलिए इसका डेफिनेशन सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख देते हैं बेटा, एक लाइन का तो डेफिनेशन है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो क्या बोलते हैं अभी बताया बेटा, उसका भी लिख लेना, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो बेटा एल्जेब्रिक बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक का मतलब कुछ होता है इसलिए तो लिखा जाता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स, ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो एल्जेब्रिक का साइन दे देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। यहां तक एग्जाम में है तो डेफिनेशन में यहां तक लिखना है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन। ओके, यहां तक लिखना है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो बेटा सर्किट में कोई पॉइंट में तुम देखना बहुत सारा करंट आ भी रहा होगा, उसको इनकमिंग करंट बोलेंगे, बहुत सारा करंट जा रहा होगा उसको भी आउटगोइंग करंट बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां से तुम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लेना बेटा।
ओके, तो वहां से तुमको पता चलेगा कि जितना भी इनकमिंग करंट है वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट का, हमेशा बेटा। किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट का। और थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कैसे बेटा? क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे होता है, तो उन सबका पॉजिटिव और नेगेटिव रख के हम लोग जोड़ते हैं चार्ज को। उसी तरह से यहां पर करंट जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में लिखेंगे और जो नेगेटिव में होगा नेगेटिव में लिख के जोड़ेंगे। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है बेटा। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेटा। इसको जल्दी से लिख लो, पॉज करके, थोड़ा सा हट जा रहे हैं, पॉज करके इसको लिख लो। ओके, और लास्ट है हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ बतलाएंगे हम फटाक से। किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है बेटा, वो समझाने तो थोड़ा सा मैं तुरंत में समझा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है, प्रूफ न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रूफ, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज डेफिनेशन सिर्फ बताएंगे, क्योंकि हमारा आज का जो मोटो है वो केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, मतलब डेफिनेशन का बेटा, वो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसका लूप रूल भी नाम है और लॉ ऑफ वोल्टेज भी नाम है बेटा। इसका लॉ ऑफ वोल्टेज भी नाम है, ठीक है। सिर्फ किरचॉफ्स लॉ अगर पूछा तो दोनों लॉ डिफाइन कर देना। किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक का वर्ड का मतलब तो समझ गए बेटा, समेशन साइन को ही बोल रहा है एल्जेब्रिक। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ and all the potential difference in a loop is equal to 0, समझो बेटा। लूप में जितना भी ईएमएफ है उन सब का एल्जेब्रिक सम और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उन सब का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बेटा। ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बेटा। बात समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसका जो न्यूमेरिकल टर्म है बेटा, वो जबरदस्त किस्म का। बस डेफिनेशन पहले याद रख लो यार, is algebraic sum of all the EMF and all the potential difference meeting at a point in a difference in a loop is equal to 0। 0 के बराबर होगा बेटा सारा का सम इसका algebraic sum बेटा। प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा ये न्यूमेरिकल में बताएंगे। कोई दिक्कत? खटका दोगे ना बेटा? 6 गो डेफिनेशन है, कितना देर में खटका दोगे? आधा घंटा में रगड़ कर रख दो। और आज हमारा डे 6 है। डे 6 बहुत आसान है सर, इतना छोटा सा टॉपिक को तो फाड़ कर रख देंगे। तो ठीक है, फाड़ने के समय आ चुका है, कॉपी मत फाड़ देना रे, लिख कर फाड़ देना बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो तुमको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है बेटा, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो, क्योंकि दोस्तों का मदद करना तुम्हारा सबसे बड़ा भलाई का काम है। तो मदद जरूर करो, ओके, उससे थोड़ा बहुत मेरा भी मदद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बाय। और डे 7 को हम लोग क्या करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले 3 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, 3 मार्क्स क्वेश्चन में जो वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो वीवीआई क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू किरचॉफ सेकंड लॉ। कल मैंने बताया था, कल का डे 6 वाले लेक्चर में, कि किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते किसको है, आज उसका यूज करेंगे। ओके, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्राइव बीट। कल हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन भी देखे थे, आज उसका ड्राइव भी देख लेंगे। तो डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों साथ मिलाकर 3 नंबर में पूछता है। ओके, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए, और पूरा एक्सप्रेशन 3 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है ये। लगाइस, इसको रट्टा मार जाना। रट्टा मतलब घोर के पी जाना।
ओके, उसके बाद है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, और टू प्रूव जे बराबर सिग्मा ई, इसको मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने किया और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन गलती से उठा के 3 नंबर में डाल देता है, तो 5 नंबर वाला प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 नंबर में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 नंबर का इतना सारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग डील करने का आज टारगेट लेते हैं। ओके, तो डे 7 आज हमारा, और इसको आज करके ही सोना है। तो गाइज, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, पहले तरीका बतलाऊंगा किरचॉफ सेकंड लॉ का कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, उसका क्वेश्चंस दूंगा वो तुम बनाओगे। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशन मतलब डेरिवेशन करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाक से ये मैं इरेज करने वाला हूं, फटाक से इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए सेकंड चैप्टर का। हाँ, तो वो लिख लिए क्वेश्चंस। तो चलो आते हैं अब हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ में। तो बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ का डेफिनेशन कल हम लोग रट्टा मारे हुए थे। क्या था किरचॉफ सेकंड लॉ? कि भैया द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये हमारा डेफिनेशन था। ओके, ये डेफिनेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनता है उसका तरीका क्या होता है वो हम तुमको दिखलाने वाले हैं आज। ओके, तो फटाक से एक फिगर हम लोग बना लेते हैं और ये फिगर में तुमको दिखलाएंगे बहुत सारा बैटरी, बहुत सारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होगा। ओके, और इसको सॉल्व करके तुमको बतलाएंगे बेटा। इसमें कोई वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। ये जो किनारे किनारे से वायर निकला हुआ है ये शो कर रहा है कि इसमें बहुत सारा लूप और जुटा हुआ है। बस एक लूप हम तुमको दिखला समझाने के लिए ले रहे हैं। ए बी सी डी, E1 E2 E3, R1 R2 R3, ये अपने से ले लिया। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करना। कभी भी लूप रहे उसमें करंट और ईएमएफ पोटेंशियल का वैल्यू निकालना हो तो क्या यूज करना है? किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करना है बेटा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग को रट्टा होना चाहिए साइन कन्वेंशन। क्या होना चाहिए? साइन कन्वेंशन। तो बेटा साइन कन्वेंशन जिसको रट्टा है उसके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप कैसे वो समझो बेटा ध्यान से। ओके, तो सबसे पहले इसमें ये है रेजिस्टेंस, ये है करंट का डायरेक्शन I। अब ये नीचे में मेरा डायरेक्शन, मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो भी माइनस में लेना बेटा। और भी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, भी माइनस में लेंगे और बी का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से IR, तो माइनस भी लेंगे बेटा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस IR यूज करेंगे। वही रेजिस्टेंस में बेटा, रेजिस्टेंस में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो तो, और हम सीधा जा रहे हैं, मेरा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो भी का वैल्यू कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे बेटा, प्लस IR। ओके, तो और बैटरी का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव की तरफ से इंटर करते हैं बेटा बैटरी में तो माइनस ई लेंगे, माइनस ई लेंगे बेटा। और कोई नेगेटिव तरफ से इंटर करते हैं हम बैटरी में नेगेटिव तरफ से इंटर करते हैं बेटा तो प्लस ई लेंगे। ये छोटा सा साइन कन्वेंशन, इसको रट्टा मार जाओ, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो किरचॉफ सेकंड लॉ का तुम उसको फाड़ कर रख सकते हो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम इस लूप में, कितना लूप है बेटा? एक लूप है। इस लूप में मेरा चलने का दिशा हमेशा कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा बेटा, हमेशा क्लॉकवाइज तुमको लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तुमको नहीं चलना है। तो मेरा डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। दूसरा चीज है करंट का डायरेक्शन। हर ब्रांच में तुमको करंट दिखाना होगा। ओके, तो करंट दिखलाने के लिए सबसे पहले पहचानना होता है कि बड़ा बैटरी कौन सा है बेटा। तो E1 E2 E3 में बड़ा बैटरी कौन सा है? वैल्यू तो पता ही नहीं, किसी को मान लो बेटा बड़ा बैटरी मान लेते हैं। E1 बड़ा बैटरी है, इससे करंट निकल रहा होगा I। ब्रांच है बेटा तो इसको मान लेते हैं I1, इसमें करंट बह रहा है, इसमें I2 करंट बह रहा है, इस ब्रांच में I3 करंट बह रहा है। ओके, कि सर एक लूप रहेगा तो सिर्फ एक वो करंट लेना I, दो लूप रहा तो भैया I करंट निकलेगा, लेकिन दो लूप जहां पर बंटवारा होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां I1 और I2 लेना बेटा। ठीक है, तो यहां पर हम I1 I2 I3 क्यों लिए सर? एक एक तो लूप है।
आई लेते हैं बेटा। यहां ये शो कर रहा है कि आगे और भी लूप है, ये सब लूप है आगे और भी इसमें कनेक्टेड है। ओके, वो सब हम शो नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग I1 I2 I3 करंट ये सब दिखाया है बेटा। ठीक है, करंट का दिशा दिखला दिया हर ब्रांच में, मेरा दिशा क्लॉकवाइज रहेगा बेटा। तो अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ बेटा, किरचॉफ सेकेंड लॉ कहां है, लिखो फटाक से, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। बेटा लॉ के साथ में लूप का नाम भी लिखना, और वो लूप है बेटा कौन सा, ABCDA। और ये जो लूप का नाम लिखोगे ये दिशा बतलाएगा कि तुम A से B पहले जाओगे, B से C जाओगे, C से D जाओगे, D से A के तरफ जाओगे। तो A से B के तरफ जाएंगे बेटा पहले, तो A से B के तरफ जाना शुरू कर दिए। मिरर करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है बेटा, सेम दिख रहा है, तो V क्या होगा, माइनस होगा। V बराबर क्या होता है, माइनस IR। तो यहां पर I के जगह पर है I1 और R के जगह पर है R1 बेटा। I के जगह पर I1 और R के जगह पर R1, V इक्वल टू IR। आगे बढ़े बेटा, बैटरी का प्लस की तरफ से हम इंटर कर रहे हैं, तो बैटरी का प्लस की तरफ से इंटर करेंगे तो E का होगा, माइनस होगा बेटा, E माइनस होगा। आगे बढ़े, B से अब किधर जा रहे हैं, C की तरफ, रेजिस्टेंस दिखा V। बेटा मिरर करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम होता है तो माइनस IR। I कितना है, I2, R कितना है बेटा, R2। ओके, आगे बढ़े, बैटरी का माइनस से घुस रहे बेटा, माइनस छोर से हम इंटर करेंगे तो E का वैल्यू प्लस लेना है, तो यहां पर E3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में लेंगे। C पर पहुंच गए, C से आप कहां जा रहे हैं बेटा, D की तरफ। मिरर करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, V कैसा होगा, माइनस माइनस IR। कोनो दिक्कत नहीं बेटा। यहां पर डी पे पहुंच गए, अब डी से वापस ए के घर के तरफ जा रहे हैं। बैटरी बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से घुस रहे हो तो बेटा तो प्लस E1 हो जाएगा। घर पहुंच गए इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर हो गया बेटा। इसी तरह से किरचॉफ लॉ लगाना, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तरीका हम बतला रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ का क्वेश्चन कैसे डील करना है। उसके लिए साइन कन्वेंशन रट्टा होना चाहिए बेटा। अगर ये साइन कन्वेंशन तुमको रट्टा होगा तब जाकर क्वेश्चन तुमसे आसानी से बनने वाला है। ओके, तो इसको फटाक से मिटा दे, जल्दी बोलो, क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, फटाक से मिटा देना। चलो ठीक, हाँ भैया समझ में आ गया किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। और अपना बता दे बेटा, एक लूप वाला क्वेश्चन का चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, 2 लूप ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन हो जाता है बेटा। चलो ठीक है, हम लोग सिंगल लूप का प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है हमारा, एक बैटरी लगा हुआ है, साथ में इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा, कुछ भी ले लो अपने मन से, 2 ओम, 4 वोल्ट का एक बैटरी, 6 ओम, 2 वोल्ट का एक बैटरी, 4 ओम, 2 वोल्ट का एक और बैटरी लगा दिया बेटा। ठीक है, 2 वोल्ट नहीं, इसको 4 वोल्ट कर देते हैं बेटा। 4 वोल्ट का एक और बैटरी लगा दिया, 4 वोल्ट 2 4 4 कॉमन हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट कर देते हैं ले। ठीक है, अब यहां पर तुमको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज, कुछ पहचान पा रहे हो बेटा, नहीं पहचान पा रहे हैं सर, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, दिक्कत होगा बहुत सारा। तो बेटा वही दिक्कत को दूर करने के लिए हम आए हुए हैं ना। तो बेटा ये पैरेलल सीरीज को पता ही नहीं चल रहा कौन बैटरी को प्लस लेना, कौन बैटरी को माइनस लेना, उल्टा सीधा कुछ पता चलता तो बैटरी को प्लस माइनस करते ना बेटा, और रेजिस्टेंस को भी सीरीज पैरेलल में जोड़ते, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो सबसे पहले नेमिंग करो, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में नहीं पता है। फाइंड करंट, फाइंड आई बेटा, करंट कितना बह रहा है वो फाइंड करना। ठीक है, एक लूप है इसलिए आई निकालना है। ठीक है, एक ही लूप है ना बेटा, नेमिंग कर लो पहले, ABCD। ओके, यहां से आई करंट जा रहा है, अरे कैसे ले लिए सर, यहां से ही करंट जाएगा, सॉरी गलती हो गई बेटा। पहले देखो यहां पर, सबसे पहले मेरा दिशा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। बैटरी पहचानो बेटा, सबसे बड़ा बैटरी कौन है, 1 2 4 में से 4 वोल्ट का बैटरी बड़ा है, तो इससे करंट निकलेगा I और I। हर ब्रांच में करंट दिखा दिया बेटा। I क्यों लिए, एक लूप है इसलिए एक करंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप
ए बी सी डी ए। स्टार्ट करते हैं बेटा, ए से बी की तरफ जाना, ए से बी की तरफ जाना। मेरा करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, सेम है तो माइनस होगा, माइनस आई आर, आर के जगह पर 6 होगा। बैटरी का प्लस सोर्स से घुस रहा है बेटा, प्लस सोर्स से घुसते हैं तो माइनस होता है, सॉरी प्लस सोर्स से घुसते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 वोल्ट। बी पे पहुंच गया, बी से आप किधर जा रहे हैं, सी की तरफ। मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, सेम है, सेम का मतलब माइनस होगा, माइनस आई आर, आई की जगह पर आई, आर की जगह पर 4। सी पर पहुंच गए, सी से कहां जा रहा है बेटा, डी की तरफ। बैटरी बता रहा है, यहां पर सेम है तो उससे लेना देना नहीं है बेटा, बैटरी है ना, रेजिस्टेंस रहेगा तखनिए ना, V इक्वल टू आई आर यूज करेंगे बेटा। तो यहां बैटरी बताया, बैटरी का प्लस छोर से घुसेंगे, प्लस छोर से घुसेंगे तो माइनस ई, तो ई का वैल्यू कितना है, 1। आगे बढ़ेंगे बेटा, हम जा रहे हैं डी से ए की तरफ। बैटरी बताया, बैटरी का माइनस छोर से घुस रहे तो +4, और मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, सेम है, रेजिस्टेंस आगे सेम है तो माइनस आई आर, आई इंटू 2, घर पहुंच गए इक्वल टू 0। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा -6i, -2 -1 3 हो जाएगा, और 4 +1 बचेगा बेटा, -4i और -2i, 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, -12i बराबर -1। ये 1 को उधर लेके गया बेटा, -1 आई के साथ में गुना उधर जाकर क्या चिन्ह हो जाएगा, भागा में, तो आई बराबर -1 डिवाइड बाय -12, माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, 1/12 एम्पियर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन तुम अपने से बनाना, अपने से, फाइंड आई। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें 5 वोल्ट का एक बैटरी, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट का एक बैटरी, 4 वोल्ट का एक बैटरी, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस। बेटा करंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन, और दूसरा ये क्वेश्चन कि भैया अगर ये क्वेश्चन बना लोगे तो इसका आंसर कमेंट में बताना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 ओम का, एक बैटरी लगा हुआ है 5 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा 5 ओम का, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों में करंट निकालना है बेटा, करंट का वैल्यू जो भी आए कमेंट में करके आंसर बताओगे, ठीक है। पॉज करके जल्दी से लिख लो बेटा, मिटा देंगे इसको। तो पॉज करके लिख लियो उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन और उसको ड्राइव करना। ओके, तो कंसंट्रेट हो जाओ और आराम से आ जाओ। ओके, तो ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन कल हम लोग रट्टा मारे हुए थे। ड्रिफ्ट स्पीड का क्या डेफिनेशन था, ड्रिफ्ट स्पीड बोलो चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक ही चीज होता है बेटा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, और वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता तो स्पीड बोलते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट एवरेज स्पीड के बारे में है, ठीक है। कांस्टेंट एवरेज स्पीड सारा इलेक्ट्रॉन का स्पीड को मिलाकर बोलते हैं बेटा। तो कांस्टेंट एवरेज स्पीड अक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हो गाइस। कल मैंने डेफिनेशन पूरा अच्छा से लिखवाया था, बहुत इज्जत से उसको याद करना और यहां पर पहले डेफिनेशन लिख देना। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद डेरिवेशन में तुमको ये लिखना है, छोटा सा डेरिवेशन ही है यार, ठीक है। तो इसको ड्राइव करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं, वी बराबर माइनस ई बाय एम इंटू टी लिखवाते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर को कंसीडर करो और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दो। तो बेटा कंडक्टर मैंने कंसीडर किया और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल के जा रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता किससे, पॉजिटिव चार्ज से। अब पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा, अट्रैक्ट होकर इधर की तरफ। तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ रे भैया, फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बेटा। तो फोर्स का दिशा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, दोनों अपोजिट है या नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रॉन पर लगे तो E बराबर फोर्स बाय चार्ज होता है बेटा। फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला। तो अभी तो चार्ज नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन है तो
इलेक्ट्रॉन लिए, फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स बराबर क्यू ई के जगह पर ई ई लिख सकते हैं, माइनस क्यों लगाए, माइनस इसलिए लगाए बेटा कि ई और एफ तुम्हारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेटा, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू कितना निकाला, माइनस ई बाय एम हो जाएगा, फोर्स की जगह पर ये वैल्यू और नीचे में एम, ये एक्सेलरेशन मिला बेटा, बस में आ रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना है, तो कैसे निकलेगा बेटा, यही सब टर्म से ना, पहले फोर्स निकाले, एक्सेलरेशन निकालो, वही एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम पुट कर दो इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा, v बराबर u प्लस 18 है। एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का vd, वही ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है बेटा, a का वैल्यू कितना निकालना, माइनस ई बाय एम, और यहाँ t के जगह पर t उल्टा जेट आपका जो साइन है वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो निकल कर आया ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला माइनस ई बाय एम इंटू टी बेटा, छोटा सा है, फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, उसका वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ मोशन में, देन आंसर सोल्व हो गया बेटा। यहां पर हमारा कोई दिक्कत, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा रिलेशन। क्या बेटा, रिलेशन, रिलेशन, ये भैया रिलेशन का होता है भैया, वही रिलेशन जो आपका हमारे बीच में है, रिलेशन विथ फिजिक्स चैनल के बीच में है, वो रिलेशन बेटा, ठीक है। तो यहां रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिखा हो सकता है बेटा, एंड इलेक्ट्रिक करंट आई, ओके, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड आगे पीछे भी हो सकता है, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन निकालना है, इन दोनों को आसपास में दिखा दो, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंडक्टर को कंसीडर किए हुए बेटा, और कंसीडर कंडक्टर करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिए हैं। तो भैया ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, एल हमारा लेंथ है इस कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जरूरत पड़ेगा बेटा, अभी जरूरत पड़ेगा, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है। और एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक चीज बताएंगे बेटा इसमें, एक ट्रिक, जिससे तुम समझ जाओगे कि करना क्या है तुमको, ठीक है। और क्यू हमारा चार्ज हुआ इस कंडक्टर में, चलो बेटा देखते हैं। हमको रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में, तो भैया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड को आमने सामने दिखा दो तो रिलेशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा बेटा। चलो देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है बेटा। तो भैया चार्ज का वैल्यू निकाले, टाइम का वैल्यू निकाले, दोनों को पुट कर दिए, इसमें आंसर आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले बताओ इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम मिलेगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा एरिया इंटू लेंथ करने पर। अब इस कंडक्टर में टोटल चार्ज का जो मात्रा होगा बेटा, टोटल चार्ज का जो मात्रा होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन ई होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में टोटल चार्ज का जो मात्रा है बेटा, वो निकालने के लिए इसका वॉल्यूम में चार्ज से गुना कर देंगे, चार्ज से गुना कर देंगे बेटा, यानी कि एन ई से गुना कर देंगे, तो टोटल चार्ज का मात्रा निकल जाएगा, टोटल चार्ज का मात्रा निकल जाएगा। क्यू बराबर एन ई ए एल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये चार्ज निकल गया हमारा भैया, एक चीज तो मिल गया, दूसरा टाइम निकालना है। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बीडी लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो बेटा यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा। ये डिस्टेंस कितना है, एल है बेटा, यहां से यहां तक जाएगा तो एल बाय टी, यहां से हम लोग टी बराबर लिख सकते हैं बेटा एल बाय बी डी। टाइम निकल गया, चार्ज निकल गया, टाइम निकल गया बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर,
इन अ कंडक्टर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, जल्दी बताओ। आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू की जगह पर क्या होगा बेटा, एन ई ए एल। टोटल चार्ज को वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज इन दी कंडक्टर निकल जाएगा बेटा। और बटा में टाइम कितना निकाले, एल बाय वी डी। क्या एल से एल कट रहा है बेटा, ये वी डी ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर क्या मिलेगा, एन ई ए वी डी। वी डी बोले तो ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड और करंट सामने सामने दिख रहा है बेटा। क्या रिलेशन निकल गया ये हमारा, तो ये रिलेशन हो गया आई इक्वल टू नीव के नाम से। क्या नाम से, नीव के नाम से बेटा। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और मस्त है बेटा, बहुते मस्त। ओके, बहुते मस्त है बेटा। कोई दिक्कत, जल्दी से इसको लिख लो। अरे 3 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, पहले कंसीडर लाइन, फिर लेट पॉइंट, देन फिगर, देन ये स्टार्टर। 3 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल जल्दी से लिख ले। तो गाइस पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे और वो एक्सप्रेशन को रट्टा मार जाओ। अरे देख देख के 3-4 बार 5 बार इतना स्पीड में लिख दो कि उंगली में बैठ जाए बेटा वो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से नहीं आया हुआ लेकिन आ सकता है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बेटा कुछ इस प्रकार से कलर कोड होता है बेटा। इसमें टोटल 4 बैंड होता है। कितना, 4 बैंड होता है। ये फर्स्ट बैंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बैंड होता है। 3 बैंड भी रहे तो चौथा बैंड को नो बैंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 बैंड होता है या 4 रिंग होता है बेटा, जिसमें से पहला और दूसरा जो बैंड है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। पहला और दूसरा बैंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। और चौथा बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बस ऐसा ही हम भी याद रखे थे, तुम भी को भी उसी तरह याद रखना। ठीक है, तो टोटल 4 बैंड होता है और वो कलर कोड पर काम करता है बेटा, इस कलर कोड पर। ठीक है, तो यहां पर कुछ कलर्स का नेम है, 11 कलर है और 12वां कलर में नो बैंड है बेटा। और इसको तुम याद रख सकते हो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन wearing gold silver, कहा गया, हाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस के नाम से बेटा तुम याद कर सकते हो इसको शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आगे देख लेना जो हम बोल रहे हैं बेटा, तो इसको याद कर लेना। और ये जो पहला डिजिट है वो शो कर रहा है बेटा हमारा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तीसरा बैंड ये टॉलरेंस को सॉरी डेसिमल मल्टीप्लायर को शो कर रहा है। और चौथा बैंड सिर्फ 2-3 बैंड का होता है बेटा। गोल्ड रहेगा तो 5%, सिल्वर रहेगा तो 10%, नो बैंड रहेगा तो 20%, बाकी का टॉलरेंस नहीं होता है बेटा। तो ये हमारा 4 बैंड का पहला और दूसरा बैंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर को और चौथा बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, यह है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सिंपल सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन निकालना है बेटा, इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। ये हमारा करंट डेंसिटी है जो कल पढ़े थे बेटा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला 1/रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसा रिलेशन में पूछ सकता है बेटा कि करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के बीच में रिलेशन निकालिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर कंसीडर कर लिए कंडक्टर को बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिए ई अप्लाई। ओके, उसके बाद लेट पॉइंट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल हमारा लेंथ हो गया। ओम्स लॉ में क्या पढ़े, V इक्वल टू आई आर पढ़े बेटा। V के जगह पर EL लिख सकते हैं, रिलेशन E बराबर माइनस dV बाई डी आर। पोटेंशियल V है तो V और डिस्टेंस हमारे यहां से यहां तक लेंथ L है तो L, तो V बराबर EL लिख सकते हैं बेटा। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर बेटा, ध्यान देना। ठीक है, तो V बराबर EL लिखे हुए हैं, I के जगह पर I। और रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला जो कल बताए थे बेटा, रो L बाई ए होता है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला रो L बाय ए यूज कर लिए। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो बेटा L और L कट गया,
आई बाय ए यहां दिख रहा है बेटा, आई बाय ए को एक साथ में रखे, रो को अलग करके ई, आई बाय ए को लिख सकते हैं करंट डेंसिटी बेटा जे, तो इसके बदले में जे लिखे हुए हैं। और रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा, कंडक्टिविटी बोलते हैं बेटा, और ये कंडक्टिविटी सिग्मा इधर भागा में उधर जाकर गुणम हुआ, और ये फॉर्मूला जो ड्राइव होकर आया इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम में आया था बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो, जे बराबर सिग्मा ई। और ये हमारा 3 नंबर का आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे। फाड़ कर रख दो बेटा, यहां पर डेफिनेशन जो मैंने बोला उसको बनाकर लिख लो कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग 4 बैंड, फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, फुल स्टॉप। थर्ड बैंड represents the decimal multiplier and fourth band represent the tolerance. Okay, full stop, that's it। ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये सारा वैल्यू लिखकर और ये सारा लिख देना बेटा, टोटल 3 नंबर तुमको मिल जाएगा इसमें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये क्वेश्चंस को तैयारी करो बेटा, फाड़ कर लिखो तुम। प्रैक्टिस तुम जितना ज्यादा करने वाले हो नंबर उतना ज्यादा आने वाला है, ये दिमाग में बैठा लो एक बात, ठीक है। अभी तुम्हारा मैटर ये नहीं करता है कौन कमजोर है कौन तेज है। जो एकदम बाइल बच्चा भी होगा ना बेटा, वो अगर एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार भी लिख के प्रैक्टिस करेगा, वो फाड़ कर रखने वाला है, ठीक है। तो तुम किस कैटेगरी में आते हो वो अपने आप को प्रूफ करने का समय आ गया है बेटा, कि फाड़ कर लिखकर हम टॉपर को भी फेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ट्रिक कल मैं लिखना भूल गया था गाइस, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय, देखो बेटा, BBROY रॉय, 5 कलर तो ऐसा ही हो गया बेटा। ऑफ ग्रेट, G फॉर ग्रेट, G फॉर ग्रीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन ब्लू, ओके, हैज अ वेरी, V फॉर वेरी, V फॉर वायलेट, G गुड, गुड फॉर, G फॉर गुड, G फॉर ग्रे, वाइफ, W फॉर वाइफ, W फॉर वाइट, वियरिंग गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, नेकलेस में N हमारा नो बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। तो ये जो मैं टर्म कल बतलाया था, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, उसमें से 4 बैंड होता है बेटा टोटल, और 3 बैंड भी होता है, चौथा बैंड 9 बैंड भी हो सकता है बेटा। पहला और दूसरा जो बैंड है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर को, और चौथा बैंड टॉलरेंस को शो कर रहा था। ओके, और उसके बाद ये कलर कोड। इस बार के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, थोड़ा सा फोकस कीजिए, ज्यादा मेहनत नहीं है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, तो गाइस इसको अच्छा से देख लीजिए, ये जो शॉर्टकट है वो अच्छा से देख लीजिए, शॉर्टकट आपको याद करने में मदद करेगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 8 का क्लास। डे 8 का क्लास 3 मार्क्स का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे गाइस कल, और आज हम लोग करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कौन सा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा नहीं बेटा, एक दिन में 2 क्वेश्चन ले लिए, 2 क्वेश्चन इनफ, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ओके, तो 2 क्वेश्चन कर लिए इनफ होगा, और 2 क्वेश्चन कल कर लेंगे, और ये चैप्टर सोडा कर देंगे बेटा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आज जो करवाएंगे उसके लिए रेडी हो जाओ, और ये लो जल्दी से लिख लो फटाक से। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप लोग सब बढ़िया? सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो बच्चों, आप लोगों का तैयारी एकदम रफ्तार में चल रहा होगा, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कमजोर बच्चे और एवरेज बच्चे हैं, जो ट्रैक पकड़ लिए हैं वो तो दौड़ रहे होंगे साथ में, और जो कमजोर बच्चे और एवरेज बच्चे हैं वो रेंग रहे होंगे। कुछ एक्सप्रेशन हो रहा होगा, कुछ एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा होगा, और एक ही एक्सप्रेशन जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसको बिना देख के लिखने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। टेस्ट में जा रहे हैं देने के लिए, टेस्ट लिख रहे हैं, पता चल रहा है कंसीडर लेट पॉइंट फिगर के आगे एक वो न्यूमेरिकल टर्म आगे बढ़ नहीं पा रहा है, मतलब स्टेप को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो तैयारी में लगे रहिए, एक समय के बाद वो आपका पूरा सेटअप डेवलप हो जाएगा, और वो सेटअप डेवलप होने के बाद आप भी रफ्तार में दौड़ने लगेगा। बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस करना छोड़िए नहीं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका मार्क्स आने वाला है, ठीक है। मैंने कहीं सुना था कि जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना बेटा, यानी प्रैक्टिस ऐसा चीज है कि जो टैलेंट को भी मात दे सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से मतलब जो टैलेंट मतलब टॉपर्स लोग को भी अगर पीछे करना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा,
ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज तो पहला है बेटा डे 8 है हमारा, और डे 8 में हम लोग पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। और वो 4 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ओम्स लॉ और उसको ड्राइव करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन ओम्स लॉ है। तो बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, क्या होता है ओम्स लॉ? तो भैया हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला, और अभी भी पढ़ रहे हैं। बस इसका जो प्रूफ है वो 10th क्लास में नहीं पढ़े हुए थे, जो अभी पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, तो चलो समझते स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेफिनेशन यहां से भी तुम याद कर सकते हो बेटा। एक बार हम पहले पढ़ के समझा देते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेंपरेचर भी कांस्टेंट। का मतलब हो गया बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का। बस कंडीशन है, याद रखना कंडीशन फॉर ओम्स लॉ, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेंपरेचर, ये 3 चीज कांस्टेंट होना चाहिए। ये 3 लाइन का जो डेफिनेशन है उसको आप आते हैं बेटा शॉर्ट में करने के लिए। ओके, तो यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है बेटा, ठीक है। और ये इसका मतलब हो गया कि जो भी है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ओके, हाँ बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तुम यहां से भी डेफिनेशन इस तरह से बना के लिख सकते हो बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी लिख सकते हो। साथ में ये जो लिखा हुआ है वो सिखा रहे तुमको बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरस्पॉन्डिंग, देखो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो आ रहा है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उल्टा होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से बोलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इफ एरिया, इफ लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड टेंपरेचर भी कांस्टेंट। ये एक लाइन याद रखो बेटा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हो तो क्या यार, अभी तो समझा। ओके, तो बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है बेटा। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी बेटा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है रे? प्रतिरोध, जो करंट को बहने ना दे कंडक्टर के अंदर, वो जो प्रॉपर्टी है प्रतिरोध का बेटा वो कहलाता है प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध क्या, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। कंसीडर अ कंडक्टर, अब इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर को कंसीडर किए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर रहे हैं बेटा, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई इलेक्ट्रॉन का मात्रा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg। Vd हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगा, मोशन का मतलब वेलोसिटी आ गया, और जैसे ही वेलोसिटी आया ये मोशन किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा। तो तुम यहां लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर Vd बराबर E/m × t। सर माइनस ने लिखे, केवल माइनस डायरेक्शन शो करता है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू लिख रहे हैं बेटा। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया E/m × t। ओके, अब जैसे ही मोशन करने लगा बेटा इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा I बराबर नीव, रट्टा मार जाओ बेटा, नीव वाला रिलेशन। ओके, 2025 में भले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो बेटा ये अभी इंपॉर्टेंट है, I बराबर नीव। तो बेटा ये रिलेशन में अल्सो हम लोग ये जान रहे थे, Vd की जगह पर ये वैल्यू उठा के रख सकते हैं, यहां पर रख दिया बेटा मैंने, ठीक है। और रखने के बाद तुमको एक काम करना है, इसको सरियाना है। क्या करना है? सरियाना है बेटा। तो क्या सरियाना होगा वो समझो बेटा ध्यान से, ठीक है। यहां जो हम Vd का जो वैल्यू रखें E/m × t, तो सरियाना ये है बेटा कि ये स्टेप अगर तुम सरिया लिए तो ये एक्सप्रेशन लॉलीपॉप हो जाएगा, ठीक है। तो n e² t को पहले रखे, a को और e को बाद में रखा, बटा में m है बेटा। मतलब यहां से e को बाहर रखना है, ये माइंड में रख लो। क्यों बाहर कर रहे बता रहे बेटा, बता रहे। e को बाहर करने का कोशिश किए कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको बाहर रखने का कोशिश इसलिए किया बेटा क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, V = IR। कहीं पर भी दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है कहीं पर भी
नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा का मतलब है कि ई और भी में एक रिलेशन है, मात्र एक रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर। डीवी शो करता है पोटेंशियल को और डीआर शो करता है यहां पर डीआर डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस कितना है बेटा? एल है, तो एल लिखे, ई इक्वल टू वी बाय एल। देखो ई के बदले वी बाय एल लिखे, वी लाने के लिए ई को किनारे लेके बीचे में रखते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइंड में फिर रखना होगा। तो यहां से ई किनारे करने पर ये सेटअप ले लिया कि वी लाना है हमको। भैया वी बाय एल, ये एम और एल डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एम एल आई, इसको हम लोग बोलते हैं मलाई। एम ई स्क्वायर टी ए, ये जो ऊपर में भी के साथ में मल्टीप्लाई में बेटा वो नीचे में चला गया, एन ई स्क्वायर टी ए, एन ई स्क्वायर टी ए, ये पूरा डिवाइड में चला गया। रेस्टिविटी का एक फॉर्मूला था बेटा जिसको हम लोग डिस्कशन भी किए थे, एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टी, ये रेस्टिविटी का फॉर्मूला को ध्यान में रखना, वहीं से गोर इसको सर्कल कर लेना बेटा, और सर्कल करने के बाद ये लिख देना कि रेस्टिविटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेस्टिविटी, इसके बदले में रेस्टिविटी लिख सकते हैं रो, इसके बदले में रो एल आई, रोलाई बटा ए आ जाएगा। तो मलाई खाए रोलाई हो गया बेटा, और नीचे में ए बचा हुआ, रो एल आई रोलाई, रो एल ए, रो एल बटा ए, किसका फॉर्मूला बेटा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो इसके बदले में क्या लिखे? आर। इसको सर्कल कर लेना, सर्कल करना सीख गया, प्रूफ होना आ जाएगा बेटा। इसके बदले में आर लिखे, v इक्वल टू आर आई, यहां से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कह सकते हैं। अगर आर कांस्टेंट रहे तो क्या हमारा यही ओम्स लॉ है बेटा? अरे जल्दी बोलो, यही ओम्स लॉ है बेटा। ये सर्कल कर लेना अगर एक्सप्रेशन लिख रहा है, ये सर्कल कर लेना अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है 5 नंबर में, ओम्स लॉ, और उसका डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में बेटा। अभी बहुत दिन से पूछा नहीं है, तैयार हो जाए इसके लिए। अगर आ गया तो लॉलीपॉप होगा, जल्दी से इसको छाप लो बेटा। तो बेटा उसको लिख लिए जल्दी से। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बेटा, और ये हमारा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा हमारे एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये बड़ा सा फॉर्मेट में लिखा हो रहता है बेटा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा हो रहा तो मारना यही एक्सप्रेशन को। ओके, तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ तुमको एक फिगर याद रखना, और वो फिगर से तुम कंस्ट्रक्शन वगैरह आसानी से लिख सकते हो। और वो फिगर ये पतंग का फिगर बेटा, पतंग का फिगर। तो पतंग का फिगर अच्छा से बना लेते हैं। इधर है बेटा P, इधर है Q, इधर है R, और इधर है S। यहां का नेमिंग कर देते हैं A B C D। समझो बेटा ध्यान से ये सेटअप। उसके बाद एक A और C के बीच में एक सेल लगाए हुए हैं, एक स्विच के साथ में। स्विच का नाम दिए हुए K1। फिर एक गैल्वेनोमीटर लगाए हुए बेटा एक स्विच के साथ, और ये स्विच का नाम है K2, B और D के बीच में। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये PQRS 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें से बताते हैं बेटा इसमें होता है इट कंसिस्ट 4 रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस होता है बेटा? 4 रेजिस्टेंस होता है। PQRS, PQR and S, where P and Q resistance represents P and Q resistance are known resistance बेटा। कौन सा रेजिस्टेंस? नोन रेजिस्टेंस का मतलब जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। ओके, ठीक है भैया, पता है। रेजिस्टेंस R इज वेरिएबल, रेजिस्टेंस R क्या है बेटा? वेरिएबल है। एंड रेजिस्टेंस S इज अननोन, रेजिस्टेंस S इज अननोन। अब समझो बेटा, एक लाइन तुम पहले भी लिख सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप which is used to find unknown resistance, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज
अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है बेटा। ठीक है, चलो बढ़िया, ये छोटा सा डेफिनेशन और ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग चल रहे हैं बेटा। तो कंस्ट्रक्शन आगे प्रिंसिपल भी लिखेंगे और ये वर्क कैसे करता है ये भी हम बतलाने वाले हैं बेटा। इससे हम लोग एक बैलेंस कंडीशन निकालने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से बेटा, और वो बैलेंस कंडीशन को तुमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ऐसा हमारा अननोन रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो बेटा अ सेल विथ की K1 and between A and D, a cell with key K1 is connected कहां कनेक्टेड है बेटा? Between A and C, between A and C, A और C के बीच में कहीं कनेक्ट है बेटा। तो कहीं कहां? यहां कनेक्ट है स्विच K1 के साथ, अभी ओपन है। A galvanometer with switch या की भी लिख सकते हो बेटा, K2 is connected between B and D। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा। दोनों स्विच अभी ओपन है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे बेटा, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट जैसे निकला इस बैटरी से बेटा, ये करंट दो पार्ट में बटेगा, एक I1 एक I2। अब ये बेटा दो करंट दो पार्ट में बटेगा, ये करंट I1 और I2 करंट जैसे आगे जाके बेटा देखेगा कि फिर से दो रास्ता में बटना, और गैल्वेनोमीटर एक के बात बोलता है कि मेरे से कोई करंट दूसरा पास नहीं हो सकता, मेरे से करंट फिक्स है, और वो करंट का नाम है IG। तो IG इस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट है बेटा। बात समझ में आ रहा है? यहां किनारे में लिख सकते हो कि वेयर IG करंट तो बेटा IG हमारा करंट है पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बेटा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट IG है, और G हमारा रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझो बेटा ध्यान से, ये सब छोटा छोटा वर्ड है, लिख दोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरा खुश हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर स्विच लगा दिए, करंट बह रहा है, इसके तरफ पास होने वाला जो करंट है वो IG है बेटा। तो I2 से कुछ करंट निकल गया, बचा हुआ करंट इधर से बहेगा I2 माइनस IG। 10 एंपियर करंट है बेटा, 3 एंपियर इधर बह गया, तो इधर कितना एंपियर बहेगा भैया? 7 एंपियर। तो 10 माइनस 3 किया। उसी तरह से I2 करंट इधर था बेटा, इससे पास हुआ IG करंट, बचा हुआ करंट I2 माइनस IG पास होगा, हाँ या ना बोलो। यही चीज है बेटा, सेम टू सेम। ठीक है, तो बेटा I2 माइनस IG हो गया, इधर से I1 आ रहा था, इधर से IG आ रहा था, तो दोनों मिलकर बहने लगा I1 प्लस IG। अब इधर से I1 प्लस IG, इधर से I2 माइनस IG, दोनों मिलकर बहेगा बेटा I2 माइनस IG प्लस I1 प्लस IG। तो ये IG कट जाएगा प्लस माइनस में बेटा, I1 प्लस I2 बचेगा, हाँ या ना बोलो। तो बेटा जितना करंट इंटर किया था I1 प्लस I2, यही दोनों करंट था बेटा I1, उतना ही करंट बाहर निकला, मतलब I1 प्लस I2 घुसा और बाहर भी कितना निकला बेटा I1 प्लस I2। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, इनकमिंग करंट जितना आउटगोइंग करंट भी उतना ही, जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट बाहर निकलेगा बेटा, ये रूल है। ओके, तो चलो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। हम लोग हमेशा चलेंगे क्लॉकवाइज बेटा, तो अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ और उसी से हमारा आंसर आएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है बेटा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो किरचॉफ सेकंड लॉ को डिफाइन पहले करने बोला था, उसके बाद ये प्रूफ करने बोला था बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप। लूप का नाम बताओ बेटा, ABDA। तो ये जो लूप का नाम है ये हमारा चलने का दिशा है बेटा। किरचॉफ सेकंड लॉ समझना, किरचॉफ सेकंड लॉ का अगर तुम क्लास नहीं किया बेटा तो कर लो, पिछला लेक्चर है डे 7 का, खतरनाक तरीके से हम बताए हैं किरचॉफ सेकंड लॉ बेटा।
ठीक है। तो उसके बाद किरचॉफ सेकंड लॉ अगर तुम सीख चुका तो यहाँ अप्लाई करना सीखते हैं बेटा। अप्लाई कर रहे हैं, ए से बी में हम चलना शुरू करें, यहां से ए से बी में। मिरर करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम का मतलब माइनस, माइनस आई आर होगा। आई हो गया करंट I2 और आर हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहां पर पी है तो पी लिखेंगे। अब बी पहुंच गए, अब बी से डी की तरफ जा रहे हैं। मिरर करंट का डायरेक्शन सेम है बेटा। साइन कन्वेंशन आना चाहिए, नहीं आएगा नहीं बनेगा। तो वही डे 7 का पिछला वीडियो देखो और उसके बाद ये तुमको प्रॉपर समझ में आ जाएगा बेटा। मिरर करंट का डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा बेटा आई आर, आई के जगह पर होगा आई जी और रेजिस्टेंस के जगह पर यहां पर जी है। डी पर पहुंच गए, डी से आप कहां जा रहे हो बेटा, ए की तरफ। मिरर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस होगा आई आर, आई 1 और रेजिस्टेंस है आर, इधर पहुंच गए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बेटा। उसी तरह से अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप। लूप का नाम बता बेटा। दूसरा वाला लूप में अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ, बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बी सी डी बी, ठीक है। और बी सी डी बी में ये जो मेरा डायरेक्शन होगा बेटा, क्या होगा, डायरेक्शन बी से सी, सी से डी, डी से बी की तरफ। अब बी से सी चलना शुरू कर रहे हैं भैया। मिरर करंट का डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा I2 माइनस आई जी करंट हो गया बेटा और रेजिस्टेंस कितना हो गया, Q। कितना हो गया, Q। आगे बढ़ते हैं, सी तक पहुंच गए, सी से अब डी की तरफ जा रहे हैं। मिरर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अपोजिट में प्लस होता है। आई आर करंट के जगह पर हो जाएगा I1 प्लस आई जी, रेजिस्टेंस हो गया S। कोई दिक्कत। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा डी से बी की तरफ, डी से बी की तरफ, डी से बी की तरफ जा रहे हैं। करंट और मिरर डायरेक्शन अपोजिट है बेटा तो प्लस होगा। करंट हो गया आई जी और यहां रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का जी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे बेटा। हम देख रहे हो हम बारीकी से बेटा ये इक्वेशन लिख लिए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो बोलता है बेटा, प्रिंसिपल यहां लिख रहे हैं। प्रिंसिपल जो बोलता है कि इफ कंडीशन इज बैलेंस्ड, इफ कंडीशन इज बैलेंस्ड, कंडीशन अगर बैलेंस्ड होगा बेटा, कंडीशन इज बैलेंस्ड देन नो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, कोई करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा भैया तो आईजी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया आईजी बराबर 0 होगा तो इक्वेशन और 1 और 2 क्या होगा, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 निकल कर आएगा हमारा। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आईजी की जगह पर 0 कर दो ये वाला, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। तो माइनस I2P बचेगा, माइनस I2P प्लस I1R बराबर 0 हो जाएगा बेटा। ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। I2P ये गुना में बेटा इधर आकर भागम हो जाएगा I2, तो I1 बटा I2, R गुना उधर जाकर भागम हो जाएगा P बटा R। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे बेटा। तो IG के जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि कंडीशन जब बैलेंस होता है, बैलेंस कंडीशन अभी निकाल के दिखाएंगे बेटा तुमको। यहां पर हम लोग अप्लाई इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या होकर आएगा बेटा वो देखते हैं। तो इक्वेशन 2 में IG ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा बेटा। यहां माइनस I2Q बचेगा, यहां I1S बचेगा, प्लस में I1S इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया बेटा, पूरा 0 हो गया ये तो बेटा ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा I2Q। तो I2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा बेटा, और S मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 का देखो तो LHS सेम है, 3 और 4 का LHS सेम है बेटा, तो RHS भी सेम होगा, P बाय R इक्वल टू Q बाय S लिख सकते हैं। और Q को नीचे लेकर जाओ, R को ऊपर लेकर जाओ, P बाय Q इक्वल टू R बाय S भी लिख सकते हैं बेटा। ये हमारा दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एग्जाम में जब आता है बेटा तो इतना लिखना पड़ता है। और कभी कभी किरचॉफ सेकंड लॉ का डेफिनेशन 2024 में जो पूछा था उसमें किरचॉफ सेकंड लॉ का डेफिनेशन भी था। क्या समझ में आया रे? पहले किरचॉफ लॉ दोनों में लगाना है बेटा, डेफिनेशन लिख लेंगे, आसान है। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, फिगर आउट, फिगर में 2 लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। प्रिंसिपल कंडीशन बैलेंस होगा, ये है बैलेंस कंडीशन। अगर ये बैलेंस कंडीशन होगा तो बी से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इसका जो न्यूमेरिकल है बेटा वो भी काफी अच्छा है। तो वो बैलेंस कंडीशन P बाय Q इक्वल टू R बाय S करो, दोनों रेशियो बराबर आ गया तो भाई बीच वाला तुम रेजिस्टेंस को हटा दो, गायब कर दो। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है,
तो ये हमारा वीटरस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन और इसका रिजल्ट बेटा अच्छे से लिख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। डे 9 हमारा पोटेंशियोमीटर का सिंगल टॉपिक होगा। ओके, पोटेंशियोमीटर में 2 एप्लीकेशन और दोनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो पढ़ाई रोके बिना फाड़ कर हम लोग तैयारी करेंगे और एक एक क्वेश्चन जैसा कि आप लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे, कुछ मतलब 10%, 90% ट्रैक पर आ चुका है बच्चे लोग। बस 10% जो बचे हुए कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, वो जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहां, वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक में आने के लिए वो 10% जो अभी लिखना भी शुरू नहीं किया है, वो स्टार्ट कर दो बेटा। एक एक एक्सप्रेशन 5-5 बार फाड़ कर लिखो, स्पीड में लिखो। ओके, तो हमारा डे 8 का लेक्चर खत्म हो चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे डे 9 का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर। ओके, सेकंड यूनिट। और इस वाले पार्ट में हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम अच्छे से पूरा आंसर के साथ मैंने अप्लाई किया, जो कि चैप्टर 1 में नहीं किया था। आंसर नहीं दिया था, उसमें सिर्फ डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ सेकंड लॉ फाड़ू एकदम डेफिनेशन है उसका, थ्योरी है बेटा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत मस्त तरीके से। वीटरस्टोन ब्रिज को मैंने सॉल्व किया। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि सर ने बताया और एग्जाम में आया, ऐसा नहीं बोला तो बेकार है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 9 में आखिरी टॉपिक पोटेंशियोमीटर, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का बेटा। मीटर ब्रिज ये सब भी है, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज डे 9 है, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ना है और इसमें 2 एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन है बेटा, 1 और 2 एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसके मदद से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना पोटेंशियोमीटर के मदद से किया जा सकता है बेटा। दूसरा चीज है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने का मात्र एक तरीका वो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा। ओके, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा। ठीक है भैया, उसका प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है अच्छे से। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में आ जा। कंस्ट्रक्शन को अगर एक सिंगल पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर का भी दिमाग हिल जाएगा कि ये तुमने क्या लिख डाला। तो बेटा उसको पॉइंट वाइज करके कंस्ट्रक्शन लिखना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है पोटेंशियोमीटर का, कैसे आएगा, राइट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स by the help of circuit diagram of potentiometer। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, इस तरह से लिखा हुआ बड़ा सा। हम तो सिर्फ पोटेंशियोमीटर टॉपिक मारे। सिर्फ ध्यान देना बेटा कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है। टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स, ज्यादा चांस है इसका बेटा, पहला नंबर ज्यादा चांस है बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बाय चांस सरप्राइज टाइप से अगर दे दिया ये क्वेश्चन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो बेटा तुम क्या करोगे, क्या करोगे, ध्यान से अच्छे से सोच समझ के बनाना। दोनों का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल कॉमन होगा। तो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं वो दोनों के लिए कॉमन होगा बेटा। एक बार में याद कर लेना, पूरा हम बात लिखवा दे रहे इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो इसमें होता है, स्टार्टिंग तो यूज करना, इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स ऑफ कॉपर वायर, ईच पार्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर। बेटा 4 पार्ट वायर का लिए हुए हैं, देख रहे हो बेटा, 1 2 3 4, और चारों पार्ट का लंबाई कितना है, 1 मीटर। नीचे में एक वुडन फ्रेम का इसके लिए हुए 1 मीटर लंबाई का बेटा, जो बतलाता है ये 1 मीटर लंबा वायर है। यहां पर हर पार्ट को कनेक्ट किए हुए किसके, कॉपर स्ट्रैप से। तो कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ, टिक 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 टिक, कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ हर पार्ट से बेटा। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टर्मिनल ए विथ जॉकी जे। समझो बेटा, टर्मिनल ए के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाए हुए, साथ में इसका जॉकी निकला हुआ है। ये जॉकी क्या काम करता है, हर तार में पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं जहां जहां अलग अलग जगहों पर टच करते हैं बेटा, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोले तो भैया करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर छोटू सा भी करंट को माप लेगा, मेजर कर लेगा। एक सेल लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है, एक रियोस्टेट
और एक अमीटर लगा हुआ है बेटा टर्मिनल ए और बी के बीच में। ओके, ये हो गया की, ये हो गया सेल, ये हो गया अमीटर और ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है भैया? जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है वो होता है रियोस्टेट। ठीक है, सिंगल वर्ड में याद रखो। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बेटा। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ये 4 पॉइंट और ये फिगर आउट होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, किनारे हो जाए थोड़ा सा, हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए बेटा प्रिंसिपल में अपना। क्या चीज में? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल क्या बोलता है वो समझो बेटा। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है बेटा, ध्यान देना, प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो लिखा हुआ है वही लिखना, कोई बदलाव नहीं। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर, पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर, तो यूनिफॉर्म वायर से तुम जब कांस्टेंट करंट को पास करता है बेटा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेक्शन is directly proportional to length of that section, बताते बेटा, बहुत इजी है, समझो ध्यान से। का मतलब हो गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा इफ करंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? करंट कांस्टेंट। ओम्स लॉ देखो बेटा, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े भैया ओम्स लॉ में? V इक्वल टू आई आर पढ़े भैया। तो भैया V इक्वल टू आई आर और R का फॉर्मूला रो L बाय ए होगा बेटा। करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। क्या यही हमारा लॉ है बेटा? प्रिंसिपल हमारे यही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ का बेटा। चलो समझते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं किसको है? वर्क डन को बोलते हैं बेटा, वर्क डन बाय चार्ज को। पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट वीडियो, खतरनाक वीडियो, एकदम उसको देख लो, 2.5 घंटा में पूरा चैप्टर को धजिया उड़ा कर रख दिया बेटा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। तार में, कंडक्टर में या वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है बेटा, वही इलेक्ट्रॉन को चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। समझो बेटा ध्यान से, ये जॉकी जो है वो यहां टच करते हैं बेटा, यहां, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां चलना पड़ेगा, इतना थोड़ा दूर। तो लेंथ अभी देखो बेटा ए तक चलना होगा। अब यहां पॉइंट पर टच करे तो बी तक चलना होगा, सी पर टच करे तो सी तक चलना होगा, तो ज्यादा चलना पड़ रहा है बेटा सी तक। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। का मतलब समझो बेटा, ज्यादा दूर तक जाना है तो वर्क डन ज्यादा होगा। अरे वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा वर्क डन तो भैया पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये मतलब हुआ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रिंसिपल, ये कंस्ट्रक्शन बेटा, दोनों के लिए कॉमन। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला नंबर, फटाक से इसको पॉज करके लिख लो। तो पॉज करके लिख लिया उसको। अब आते हैं एप्लीकेशंस में इसका। तो पहला एप्लीकेशन है बेटा हमारा, वह है टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स। दो सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो भैया उसके लिए तुमको 2 सेल चाहिए होगा ना, तो 2 सेल पहले लो। तो टर्मिनल ए से एक सेल लिए जिसका नाम है E1 और इसको एक स्विच के साथ जोड़ दिए, ये स्विच का नाम 1 रखे बेटा, ठीक है। और इसका एक तार निकाल के कनेक्शन मार दिए गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से क्या निकला होता है? जॉकी। दूसरा सेल है बेटा जिसका ईएमएफ है E2, ईएमएफ है E2 और ये स्विच 2 है, इसको भी कनेक्ट मारे। और उसके बाद दूसरा जॉकी, मतलब दूसरा जॉकी में वही जॉकी 2 प्रोसेस से करना है बेटा, 2 स्टेप में करना है, ठीक है। चलो समझो ध्यान से यहां पर बेटा। अब यहां पर हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो पैराग्राफ अगर तुम रट्टा मार लिए
तो उसी को बार बार रिपीट करके तुमको लिखना है बेटा, उसी को बार बार रिपीट करके लिखना है, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों एप्लीकेशन के लिए एक पैराग्राफ सोच लो। तो अच्छा से याद रखना है, कैसे वो चलो देखते हैं बेटा। द स्विच का नाम है बेटा वन, द स्विच वन क्लोज्ड, द स्विच वन इज क्लोज्ड, स्विच वन को क्या किया बेटा, क्लोज्ड किया, ठीक है। देन EMF E1 comes in the circuit and EMF E2 is out of the circuit। समझो बेटा ध्यान से कि जैसे ही स्विच वन को ऑन किए, इसको ऑफ रखे हुए, तो करंट इधर से पास होगा बेटा, ठीक है। ये एक जॉकी सटा हुआ है तार में, पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ये ए से बी तक वायर है पूरा अच्छा से। ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है बेटा, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, शॉर्ट में इसी को बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो वन को ऑन किए तो करंट इधर से बहेगा वन की तरफ से भैया, ओके। और फिर जब वन को ऑन किए हैं, टू को ऑफ किए हैं, तो वन वाला हो गया हमारा सर्किट में आ गया EMF E1 और E2 हमारा आउट ऑफ सर्किट हो गया बेटा, ठीक है। द जॉकी, अब क्या कर रहे हैं बेटा, जो गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी निकला हुआ है, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा। जैसा ही जे पॉइंट पर टच किए, गैल्वेनोमीटर रीड नहीं कर पा रहा, मतलब जीरो रीड कर पा रहा है बेटा, जीरो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दिखला रहा, इसका मतलब ये पॉइंट पर करंट नहीं बता रहा है। तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, द वायर टच्ड एट पॉइंट J, then galvanometer रीड्स जीरो। कैसा रीड किया बेटा, जीरो रीडिंग किया, ठीक है। तुरंत ए से जे पॉइंट को नोट किया और इसका लंबाई को क्या मान लिए बेटा, L1 मान लिए। क्या मान लिए, L1 मान लिए। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या पढ़े थे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा बेटा। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V को शो करता है बेटा, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस EMF का जो पोटेंशियल, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको E बोलते हैं बेटा, EMF बोलते हैं। तो यहां पर EMF E1 हो जाएगा और E1 के वजह से लेंथ जो मिला पोटेंशियोमीटर वायर में कितना मिला, L1 मिला बेटा। अब यहां से ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बेटा। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 हो गया बेटा। कोई दिक्कत, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे बेटा। इसके नीचे सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे। द स्विच 2 इज क्लोज्ड, यहां 1 लिखे थे अब 2 लिखना, 2 इज क्लोज्ड, देन EMF E2 comes in the circuit and EMF E1 is out of the circuit। बेटा यहां स्विच 2 लिखना, EMF E2 comes in the circuit, EMF E1 is out of the circuit। तो बेटा ठीक है, ये अब सर्किट में आ गया, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑन कर दिया बेटा, तो करंट अब इधर से बहेगा, ठीक है। अब जॉकी को स्लाइड किए पोटेंशियोमीटर वायर पर, और जैसे ही जे डैश पॉइंट पर पहुंचे पोटेंशियोमीटर वायर में, तो गैल्वेनोमीटर रीड कैसे किया बेटा, जीरो रीडिंग किया। तुरंत ये पॉइंट को रीड किए और लिख दिए बेटा कि ए से जे डैश तक लंबाई क्या मान लिए, A2 मान लिए बेटा, L2 सॉरी, क्या मान लिए, L2 मान लिए बेटा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, और V के जगह पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ये बैटरी वाला EMF E हो जाएगा बेटा E2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब यहां प्रोपोर्शनल साइन हटेगा बेटा, E2 बराबर K, L2 हो जाएगा, K क्या कांस्टेंट है हमारा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो 1 और 2 E1 E2 मिल गया बेटा। कंपेयर करना है तो रेशियो निकालना होगा, कंपेयर करना तो क्या निकालना होगा, रेशियो। तो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दो, तो E1 बटा E2 मिलेगा, और K L1 बटा K L2 होगा, K कट जाएगा बेटा, L1 बाय L2 मिल जाएगा। क्या ये रेशियो मिला, रेशियो मिला बेटा। तो पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन यहां तक है।
बस ये लो पैराग्राफ को सेम टू सेम चिपकाना, 1 के जगह 2, यहां 1 के जगह 2, 2 के जगह 1 करना, बस जे के जगह जे डैश करना है। कोई दिक्कत? ये हो गया बेटा हमारा एप्लीकेशन नंबर 1, और इसी का चांस ज्यादा है एग्जाम में आने का बेटा। कोई दिक्कत? साइड हो जा रहा है, इसको पॉज मारो और ये स्टेप यहां पर लिखो और ये रिजल्ट लिखो, ये फाइनल आंसर है बेटा, जल्दी से। इसके बाद सेकंड वाला करेंगे। हाँ तो बेटा पहला एप्लीकेशन लिख लिया फटाक से। अब ये एप्लीकेशन को बेटा जितना बार तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वो एप्लीकेशन, 3 पार्ट पूरा लिख कर फाड़ दो, जितना स्पीड तुम लिख सकते हो बेटा। तुम्हारा स्पीड ये डिसाइड करवाएगा कि तुम एग्जाम में फाड़ सकते हो कि नहीं। ओके, तो स्पीड में एकदम लिख के प्रैक्टिस करना। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसको किनारे लिख के हम रख लेते हैं। R बराबर E/V -1 इंटू R। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है बेटा, साइड रखो इसको। ठीक है, ठीक है भैया, साइड रखें। वही सर्किट डायग्राम सेम टू सेम है बेटा, बस अब यहां पर बैटरी के साथ एक नया चीज जोड़े जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये मत समझना कि भैया इसमें कुछ भरल है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब कोई कंडक्टर को ही लगाया हुआ है, साथ में कोई स्विच लगाया हुआ है, स्विच का नाम के है बेटा। कोई दिक्कत? स्विच अभी ओपन है, फिर एक बार क्लोज करेंगे, देखते हैं बेटा क्या होता है प्रोसेस। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है सेम टू सेम, बस टर्मिनल ए के साथ बैटरी ई लगाए हुए, बैटरी ई में जोड़े हुए एक रेजिस्टेंस बॉक्स विथ स्विच के। ओके, तो अब ये स्विच ओपन है, द स्विच के इज ओपन, द स्विच के इज ओपन, स्विच के क्या है बेटा? ओपन है। देन द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। देखो उससे पहले वाला ही बेटा, एक लाइन मिटाए सिर्फ बस। द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच्ड एट पॉइंट, मतलब टच वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में। जैसे ही जे पॉइंट पर टच किए, गैल्वेनोमीटर रीड कैसा किया? 0 रीड किया। तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, ए से जे तक की लंबाई को L1 माने बेटा। ठीक है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेम टू सेम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, और V के जगह पर यहां क्या होगा बेटा? इससे अभी स्विच ऑन है, ओपन है बेटा, इससे करंट नहीं जाएगा भैया, ये सर्किट में काम करेगा, इससे करंट पास होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के फॉर्म में होगा E। तो हम लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कितना बेटा? E के वजह से L1, तो यहां L1 लिखे, प्रोपोर्शनल साइन हटाए, कांस्टेंट K, 1 नहीं लिखेंगे बेटा, सिर्फ E लिखेंगे। ओके, पहले वाला केस में इक्वेशन 1 तक। अब स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे करंट इधर से भी बहेगा, करंट इधर से भी बहेगा, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा इसका। इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे बेटा। तो उसी तरह लिखेंगे द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज कर रहे बेटा। अब तो जैसे ही क्लोज करोगे तो द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच एट पॉइंट जे डैश। अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? जे डैश पर जैसे ही टच करोगे गैल्वेनोमीटर रीड करेगा 0, तुरंत ये पॉइंट को नोट करेंगे कि ए से जे डैश तक की लंबाई को क्या मान लिए? L2 मान लिए। ए जे डैश बराबर L2 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है बेटा। तो V के जगह पर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा बेटा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V। लंबाई कितना है? L2, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस के लिए L2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया बेटा, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। V के L2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो E बाई V बराबर L1 बाई L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इधर लिख रहे हैं बेटा, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है फॉर्मूला भैया? R बराबर E बाई V -1 इंटू R। ये याद था बेटा। अब इसी में हम लोग E बाई V के जगह पर L1 बाई L2 लिख सकते हैं, तो L1 बाई L2 -1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R शो कर रहा रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम टू सेम था बेटा, सेम टू सेम था। तो यहां तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस। ये भी बहुत आसान है, उसी से कनेक्टेड है यार, 2 कॉपी लगभग। तो अगर तुमको पहला वाला याद है तो दूसरा वाला तो ऐसने तोड़ देगा बेटा, इसको ऐसने फोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया? तो पॉज करके इसको भी एक बार अच्छा से क्लियर कट करके लिख लेना बेटा। पहले लिखना कंसीडर अ सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद फिगर, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखना बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको याद रख लेना पहले इसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो बेटा वीडियो देख के अगर काफी तुमको मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो और उसको भी समझा दो कि ये वीडियो देख लो और फाड़ दो एकदम एग्जाम में। ओके, तो अपने दोस्तों से शेयर करो अपना चैनल वेद फिजिक्स। दोस्तों को बताओ कि वेद फिजिक्स में फाड़ कर तैयारी चल रहा है, डे 40 का चैलेंज चल रहा है, उसको ज्वाइन करने बोलो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब बढ़िया और खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो बच्चों इतना दिन बाद मिल रहे हैं, लग रहा है ना बेटा? तबीयत का क्या भरोसा, तबीयत कभी भी खराब हो सकता है, बट सब कुछ नहीं सोचना हम लोगों का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो पढ़ाई रुके बिना फाड़ कर हम लोग तैयारी करेंगे और एक एक क्वेश्चन जैसा कि आप लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे, कुछ मतलब 10%, 90% ट्रैक पर आ चुका है बच्चे लोग। बस 10% जो बचे हुए कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, वो जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहां, वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है? तो ट्रैक में आने के लिए वो 10% जो अभी लिखना भी शुरू नहीं किया है वो स्टार्ट कर दो बेटा। एक एक एक्सप्रेशन 5-5 बार फाड़ कर लिखो, स्पीड में लिखो। ओके, तो हमारा डे 8 का लेक्चर खत्म हो चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे डे 9 का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर। ओके, सेकंड यूनिट। और इस वाले पार्ट में हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम अच्छे से पूरा आंसर के साथ मैंने अप्लाई किया, जो कि चैप्टर 1 में नहीं किया था, आंसर नहीं दिया था, उसमें सिर्फ डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ सेकंड लॉ फाड़ू एकदम डेफिनेशन है उसका, थ्योरी है बेटा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत मस्त तरीके से। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने सॉल्व किया। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि सर ने बताया और एग्जाम में आया, ऐसा नहीं बोला तो बेकार है बेटा, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 9 में आखिरी टॉपिक पोटेंशियोमीटर, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का बेटा। मीटर ब्रिज ये सब भी है, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज डे 9 है, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ना है और इसमें 2 एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन है बेटा, 1 और 2 एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसके मदद से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना पोटेंशियोमीटर के मदद से किया जा सकता है बेटा। दूसरा चीज है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने का मात्र एक तरीका वो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा। ओके, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है बेटा, ठीक है भैया, उसका प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है अच्छे से। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में आ जा। कंस्ट्रक्शन को अगर एक सिंगल पैराग्राफ में लिखोगे ना तो एग्जामिनर का भी दिमाग हिल जाएगा कि ये तुमने क्या लिख डाला। तो बेटा उसको पॉइंट वाइज करके कंस्ट्रक्शन लिखना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है पोटेंशियोमीटर का, कैसे आएगा? राइट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स by the help of circuit diagram of potentiometer। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, इस तरह से लिखा हुआ बड़ा सा। हम तो सिर्फ पोटेंशियोमीटर टॉपिक मारे, सिर्फ ध्यान देना बेटा कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है। टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स, ज्यादा चांस है इसका बेटा, पहला नंबर ज्यादा चांस है बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी बाय चांस सरप्राइज टाइप से अगर दे दिया ये क्वेश्चन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो बेटा तुम क्या करोगे? ध्यान से अच्छे से सोच समझ के बनाना। दोनों का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल कॉमन होगा। तो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं वो दोनों के लिए कॉमन होगा बेटा। एक बार में याद कर लेना, पूरा हम बात लिखवा दे रहे इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन 2 सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो इसमें होता है, स्टार्टिंग तो यूज कर रहा है, इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स ऑफ कॉपर वायर, ईच पार्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर। बेटा 4 पार्ट वायर का लिए हुए हैं, देख रहे हो बेटा, 1 2 3 4,
और चारों पार्ट का लंबाई कितना है 1 मीटर। नीचे में एक वुडन फ्रेम का इसके लिए वे 1 मीटर लंबाई का बेटा जो बतलाता है ये 1-1 मीटर लंबा वायर है। यहां पर हर पार्ट को कनेक्ट किए हुए किसके कॉपर स्ट्रैप से। तो कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ टिक 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 कॉपर स्ट्रैप लगाया हुआ हर पार्ट से बेटा। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टर्मिनल ए विथ जॉकी जे। समझो बेटा टर्मिनल ए के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाए हुए साथ में इसका जॉकी निकला हुआ है। ये जॉकी क्या काम करता है हर तार में पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं जहां जहां अलग अलग जगहों पर टच करते हैं बेटा और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोले तो भैया करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर छोटू सा भी करंट को माप लेगा मेजर कर लेगा। एक सेल लगा हुआ है एक की लगा हुआ है एक रियोस्टेट और एक अमीटर लगा हुआ है बेटा टर्मिनल ए और बी के बीच में। ओके ये हो गया की ये हो गया सेल ये हो गया अमीटर और ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है भैया जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है वो होता है रियोस्टेट। ठीक है सिंगल वर्ड में याद रखो। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बेटा। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ये 4 पॉइंट और ये फिगर आउट होना चाहिए। हो जाएगा किनारे हो जाए थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है अब आ जाए बेटा प्रिंसिपल में अपना क्या चीज में प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल क्या बोलता है वो समझो बेटा। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है बेटा। ध्यान देना प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है जो लिखा हुआ है वही लिखना कोई बदलाव नहीं। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर तो यूनिफॉर्म वायर से तुम जब कांस्टेंट करंट को पास करता है बेटा देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेक्शन is directly proportional to length of that section। बताते हैं बेटा बहुत इजी है समझो ध्यान से। का मतलब हो गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा इफ करंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए करंट कांस्टेंट। ओम्स लॉ देखो बेटा ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े भैया ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर पढ़े भैया। तो भैया V इक्वल टू आई आर और आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए होगा बेटा। करंट कांस्टेंट है एरिया कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकते हैं। क्या यही हमारा लॉ है बेटा प्रिंसिपल हमारे यही है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का बेटा। चलो समझते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं किसको है वर्क डन को बोलते हैं बेटा। वर्क डन बाय चार्ज को पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट वीडियो खतरनाक वीडियो एकदम उसको देख लो 2.5 घंटा में पूरा चैप्टर को धजिया उड़ा कर रख दिया बेटा। ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। तार में कंडक्टर में या वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है बेटा वही इलेक्ट्रॉन को चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। समझो बेटा ध्यान से ये जॉकी जो है वो यहां टच करते हैं बेटा यहां तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां चलना पड़ेगा इतना थोड़ा दूर। तो लेंथ अभी देखो बेटा ए तक चलना होगा। अब यहां पॉइंट पर टच करे तो बी तक चलना होगा। सी पर टच करे तो सी तक चलना होगा। तो ज्यादा चलना पड़ रहा है बेटा सी तक। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। का मतलब समझो बेटा ज्यादा दूर तक जाना है तो वर्क डन ज्यादा होगा। अरे वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा वर्क डन तो भैया पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये मतलब हुआ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कोई दिक्कत ये हो गया प्रिंसिपल ये कंस्ट्रक्शन बेटा दोनों के लिए कॉमन। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला नंबर फटाक से इसको पॉज करके लिख लो। तो पॉज करके लिख लिया उसको। अब आते हैं एप्लीकेशंस में इसका।
तो पहला एप्लीकेशन है बेटा हमारा वो है टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो भैया उसके लिए तुमको दो गो सेल चाहिए होगा ना, तो दो सेल पहले लो। तो टर्मिनल ए से एक सेल लिए जिसका नाम है E1 और इसको एक स्विच के साथ जोड़ दिए, ये स्विच का नाम 1 रखे बेटा, ठीक है। और इसका एक तार निकाल के कनेक्शन मार दिए गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से क्या निकला होता है, जॉकी। दूसरा सेल है बेटा जिसका ईएमएफ है E2, ईएमएफ है E2 और ये स्विच 2 है, इसको भी कनेक्ट मारे। और उसके बाद दूसरा जॉकी, मतलब दूसरा जॉकी ने वही जॉकी दो प्रोसेस से करना है बेटा, दो स्टेप में करना है, ठीक है। चलो समझो ध्यान से यहां पर बेटा। अब यहां पर हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो पैराग्राफ अगर तुम रट्टा मार लिए तो उसी को बार बार रिपीट करके तुमको लिखना है बेटा, उसी को बार बार रिपीट करके लिखना है, दोनों एक्सप्रेशन दोनों एप्लीकेशन के लिए एक पैराग्राफ। सोच लो तो अच्छा से याद रखना है कैसे, वो चलो देखते हैं बेटा। द स्विच का नाम है बेटा 1, द स्विच 1 क्लोज्ड, द स्विच 1 इज क्लोज्ड, स्विच 1 को क्या किया बेटा, क्लोज्ड किए, ठीक है। देन EMF E1 comes in the circuit and EMF E2 is out of the circuit। समझो बेटा ध्यान से कि जैसे ही स्विच 1 को ऑन किए, इसको ऑफ रखे हुए तो करंट इधर से पास होगा बेटा, ठीक है। ये एक जॉकी सटा हुआ है तार में, पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ये ए से बी तक वायर है पूरा अच्छा से। ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है बेटा, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, शॉर्ट में इसी को बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो 1 को ऑन किए तो करंट इधर से बहेगा 1 की तरफ से भैया, ओके। और फिर जब 1 को ऑन किए हैं, 2 को ऑफ किए हैं, तो 1 वाला हो गया हमारा सर्किट में आ गया ईएमएफ E1 और E2 हमारा आउट ऑफ सर्किट हो गया बेटा, ठीक है। द जॉकी, अब क्या कर रहे हैं बेटा, जो गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी निकला हुआ है, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा। जैसे ही जे पॉइंट पर टच किए, जे पॉइंट पर टच किए, गैल्वेनोमीटर रीड नहीं कर पा रहा, मतलब जीरो रीड कर पा रहा है बेटा, जीरो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दिखला रहा, इसका मतलब ये पॉइंट पर करंट नहीं बता रहा है। तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, द वायर touched at point J, then galvanometer रीड्स जीरो। कैसा रीड किया बेटा, जीरो रीडिंग किया, ठीक है। तुरंत ए से जे पॉइंट को नोट किया और इसका लंबाई को क्या मान लिया बेटा, L1 मान लिए। क्या मान लिए, L1 मान लिए। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या पढ़े थे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा बेटा। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V को शो करता है बेटा, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का जो पोटेंशियल, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको E बोलते हैं बेटा, ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां पर ईएमएफ E1 हो जाएगा और E1 के वजह से लेंथ जो मिला पोटेंशियोमीटर वायर में कितना मिला, L1 मिला बेटा। अब यहां से ये प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बेटा। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 हो गया बेटा। कोई दिक्कत, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे बेटा। इसके नीचे सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे। द स्विच 2 इज क्लोज्ड, यहां 1 लिखे थे अब 2 लिखना, 2 इज क्लोज्ड, देन ईएमएफ E2 comes in the circuit and EMF E1 is out of the circuit। बेटा यहां स्विच 2 लिखना, EMF E2 comes in the circuit, EMF E1 is out of the circuit। तो बेटा ठीक है, ये अब सर्किट में आ गया, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, स्विच ऑफ कर दिए, स्विच ऑन कर दिया बेटा, तो करंट अब इधर से बहेगा, ठीक है। अब जॉकी को स्लाइड किए पोटेंशियोमीटर वायर पर, और जैसे ही जे डैश पॉइंट पर पहुंचे पोटेंशियोमीटर वायर में, तो गैल्वेनोमीटर रीड कैसे किया बेटा, जीरो रीडिंग किया। तुरंत ये पॉइंट को रीड किए
और लिख दिए बेटा कि ए से जेड एस तक का लंबाई क्या मान लिए, A2 मान लिए बेटा, L2 सॉरी, क्या मान लिए, L2 मान लिए बेटा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, और V के जगह पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ये बैटरी वाला ईएमएफ E हो जाएगा बेटा E2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब यहां प्रोपोर्शन साइन हटेगा बेटा, E2 बराबर K, L2 हो जाएगा, K क्या कांस्टेंट है हमारा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो 1 और 2 E1 E2 मिल गया बेटा। कंपेयर करना है तो रेशियो निकालना होगा, कंपेयर करना है तो क्या निकालना होगा, रेशियो। तो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दो, तो E1 बटा E2 मिलेगा, और K L1 बटा K L2 होगा, K कट जाएगा बेटा, L1 बाय L2 मिल जाएगा। क्या ये रेशियो मिला, रेशियो मिला बेटा। तो पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन यहां तक है। बस ये लो पैराग्राफ को सेम टू सेम चिपकाना, 1 के जगह 2, यहां 1 के जगह 2, 2 के जगह 1 करना है, बस J के जगह J डैश करना है, कोई दिक्कत। ये हो गया बेटा हमारा एप्लीकेशन नंबर 1, और इसी का चांस ज्यादा है एग्जाम में आने का बेटा, कोई दिक्कत। साइड हो जा रहे हैं, इसको पॉज मारो और ये स्टेप यहां पर लिखो और ये रिजल्ट लिखो, ये फाइनल आंसर है बेटा, जल्दी से। इसके बाद सेकंड वाला करेंगे। हाँ तो बेटा पहला एप्लीकेशन लिख लिया फटाक से। अब ये एप्लीकेशन को बेटा जितना बार तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वो एप्लीकेशन, 3 पार्ट पूरा लिख कर फाड़ दो, जितना स्पीड तुम लिख सकते हो बेटा। तुम्हारा स्पीड ये डिसाइड करवाएगा कि तुम एग्जाम में फाड़ सकते हो कि नहीं। ओके, तो स्पीड में एकदम लिख के प्रैक्टिस करना। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसको किनारे लिख के हम रख लेते हैं, R बराबर E/V -1 इंटू R। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है बेटा, साइड रखो इसको, ठीक है, ठीक है भैया, साइड रखें। वही सर्किट डायग्राम सेम टू सेम है बेटा, बस अब यहां पर बैटरी के साथ एक नया चीज जोड़े जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये मत समझना कि भैया इसमें कुछ भरल है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब कोई कंडक्टर को ही लगाए हुए, साथ में कोई स्विच लगाए हुए, स्विच का नाम के है बेटा, कोई दिक्कत। स्विच अभी ओपन है, फिर एक बार क्लोज करेंगे, देखते हैं बेटा क्या होता है प्रोसेस। तो यह हमारा सर्किट डायग्राम है सेम टू सेम, बस टर्मिनल ए के साथ बैटरी ई लगाए हुए, बैटरी ई में जोड़े हुए एक रेजिस्टेंस बॉक्स विथ स्विच के। ओके, तो अब ये स्विच ओपन है, द स्विच के इज ओपन, द स्विच के इज ओपन, स्विच के क्या है बेटा, ओपन है। देन द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, देखो उससे पहले नहीं बेटा, एक लाइन मिटाए सिर्फ बस। द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच एट पॉइंट, मतलब टच वायर में स्लाइड कर रहे हैं बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में। जैसे ही जे पॉइंट पर टच किए, गैल्वेनोमीटर रीड कैसा किया, 0 रीड किया, तुरंत ये पॉइंट को नोट किए, ए से जे तक की लंबाई को L1 माने बेटा, ठीक है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेम टू सेम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, और V के जगह पर यहां क्या होगा बेटा, इससे अभी स्विच ऑन है, ओपन है बेटा, इससे करंट नहीं जाएगा भैया, ये सर्किट में काम करेगा, इससे करंट पास होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के फॉर्म में होगा E, तो हम लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कितना है बेटा, E के वजह से L1, तो यहां L1 लिखे, प्रोपोर्शनल साइन हटाए, कांस्टेंट K, 1 नहीं लिखेंगे बेटा, सिर्फ E लिखेंगे। ओके, पहले वाला केस में इक्वेशन 1 तक। अब स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे करंट इधर से भी बहेगा, करंट इधर से भी बहेगा, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे बेटा। तो उसी तरह लिखेंगे द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज्ड, द स्विच के इज क्लोज कर रहे बेटा। अब तो जैसे ही क्लोज करोगे तो द जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर टच एट पॉइंट जे डैश। अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, जे डैश पर जैसे ही टच करोगे गैल्वेनोमीटर रीड करेगा 0, तुरंत ये पॉइंट को नोट करेंगे कि ए से जे डैश तक की लंबाई को क्या मान लिए, L2 मान लिए, ए जे डैश बराबर L2। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है बेटा, तो V के जगह पर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा बेटा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V, लंबाई कितना है L2, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस के लिए L2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया बेटा, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, V के L2,
इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो E बाई भी बराबर L1 बाई L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इधर लिख रहे हैं बेटा, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है फॉर्मूला भैया, R बराबर E बाई भी माइनस 1 इंटू आर, ये याद था बेटा। अब इसी में हम लोग E बाई भी के जगह पर L1 बाई L2 लिख सकते हैं, तो L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R शो कर रहा रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सेम टू सेम था बेटा, सेम टू सेम था। तो यहां तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस। ये भी बहुत आसान है, उसी से कनेक्टेड है यार, 2 कॉपी लगभग। तो अगर तुमको पहला वाला याद है तो दूसरा वाला तो ऐसने तोड़ देगा बेटा, इसको ऐसने फोड़ देगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो पॉज करके इसको भी एक बार अच्छा से क्लियर कट करके लिख लेना बेटा। पहले लिखना कंसीडर अ सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद फिगर, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखना बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको याद रख लेना पहले इसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो बेटा वीडियो देख के अगर काफी तुमको मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो और उसको भी समझा दो कि ये वीडियो देख लो और फाड़ दो एकदम एग्जाम में। ओके, तो अपने दोस्तों से शेयर करो, अपना चैनल वेद फिजिक्स, दोस्तों को बताओ कि वेद फिजिक्स में फाड़ कर तैयारी चल रहा है, डे 40 का चैलेंज चल रहा है, उसको ज्वाइन करने बोलो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।